तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आदित्य टीचिंग सेंटर के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, आज यह जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस का हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले दोस्तों 13 क्लास हो चुका है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। अगर उस क्लास की वीडियो को आप सभी भाई बहन नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले जो दोस्तों क्लास चल रहा था एटीसी आर्यन क्लासेज पे, उस पे दोस्तों 12 गो वीडियो हो चुका है। और इस जो चैनल है जो आदित्य टीचिंग सेंटर, इस पे आज दूसरा क्लास है और उसको भी ऐड किया जाए तो आज का यह 14वां क्लास है। अब दोस्तों इसी चैनल पे लाइव आएंगे और उस पे भी आएंगे, तो आप सभी दोस्त लोग बता दीजिए अपने अपने साथियों को और इस सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए मेरे भाई। ऑडियो वीडियो के बारे में बताइए और उसके बाद आज के इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों ऑडियो वीडियो के बारे में आप लोग बता दीजिए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और एक लाइक कर दीजिए। और मेरे भाई आज के इस सेशन में जो हम करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, इसमें कुछ दोस्तों बिहार स्पेशल की भी प्रश्न मिलेंगे आज के इस सेशन में। क्योंकि मेरे भाई आपके बिहार पुलिस एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम हिंदी का भी प्रश्न आपको करवा देंगे। तो मेरे भाई आज का जो यह सेशन है बहुत शानदार होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई जैसे लिखा हुआ है, जो बिहार पुलिस एग्जाम 2026 को टारगेट करके इस सेशन को शुरू किया गया है, जिसमें हम जीके जीएस के शानदार चुनिंदा प्रश्न बहुत डिस्कशन के साथ करवाते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है, क्लास संख्या 14 होने वाला है। बढ़े दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर। और आप सभी दोस्त लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए दोस्तों आज के इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आप सभी दोस्त लोगों के सामने। और जिस क्वेश्चन का दोस्तों आपको उत्तर पहले से पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों जिस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है और आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाते हैं। साइड से दोस्तों प्रश्न भी पूछते चलेंगे, उसका भी उत्तर आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न कहता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। दोस्तों लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पर देश पूछा गया है, जो उस देश का क्या नाम है। ऑप्शन ए कहता है जापान, ऑप्शन बी कहता है स्वीडन और ऑप्शन सी कहता है नॉर्वे, ऑप्शन डी कहता है डेनमार्क। और कल जो भाई बहन बोल रहे थे क्वेश्चन बीच में लेकर, ये दोस्तों आज बीच में क्वेश्चन है। आज देखिए शानदार क्वेश्चन है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। और आप सभी दोस्त लोग का कमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं। आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है इस सेशन को लाइक कर दीजिए और जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। दोस्तों लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जो प्रसिद्ध देश है, उस देश को जाना जाता है नॉर्वे। उसका क्या नाम है? नॉर्वे। जो भाई बहन ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों नॉर्वे का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राजधानी है, इसका राजधानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कैपिटल। इसका जो राजधानी है दोस्तों कहाँ है, तो ओस्लो बोल सकते हैं। कहाँ है? ओस्लो मेरे भाई इसका कैपिटल है, यानी राजधानी है। और दोस्तों नॉर्वे को बोल सकते हैं आप, नॉर्वे को बोल सकते हैं। नॉर्वे को दोस्तों और क्या बोला जाता है? नॉर्वे को बोला जाता है मध्य रात्रि सूर्य का भूमि। दोस्तों सूर्य की भूमि भी कहा जाता है किसको? तो नॉर्वे को आप बोल सकते हैं। जापान जो है दोस्तों, जापान इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी टोक्यो है जापान का। और जापान का मुद्रा आपसे पूछा जाए
मुद्रा क्या है? येन है। जापान का मुद्रा एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए हम बता दिए। और मेरे दोस्त, जापान को क्या कहा जाता है? इसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। कौन देश कहा जाता है? तो सूर्योदय का मेरे भाई, सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। किसको? जापान को। किसको? जापान को। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दे सकते हैं, और जो दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलिएगा तो दोस्तों आप लोग गिनती भी करते चलिएगा। आप सभी भाई बहन वीडियो के अंत तक में, सेशन के अंत तक में कितने प्रश्न का उत्तर दे पाए। और मेरे भाई, स्वीडन का अगर हम बात करते हैं, स्वीडन का, तो इसका राजधानी कहाँ है? आपको पता है? इसका राजधानी है स्टॉकहोम। दोस्तों स्टॉकहोम क्या है? इसका राजधानी है। किसका? स्वीडन का। याद रखिएगा, किसका मेरे भाई? स्वीडन का। अगर मेरे भाई डेनमार्क का बात करते हैं, डेनमार्क का, तो इसका राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, इसका राजधानी पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? कोपेनहेगन। दोस्तों कोपेनहेगन किसका राजधानी है? तो कोपेनहेगन जो है मेरे भाई, यह डेनमार्क का राजधानी है। और डेनमार्क को क्या कहा जाता है? डेनमार्क को बोल सकते हैं आप हवाओं या पवनों का देश कहा जाता है। हवाओं या पवनों का देश भी मेरे दोस्त कहा जाता है। देश भी कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को। याद रखिए, किसको? डेनमार्क को। यहां तक क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों एक बात थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, तो आप एक बात मेरे भाई यहां पर याद रख लीजिएगा आप, एक बात, जो स्वीडन और नॉर्वे जो है, स्वीडन और नॉर्वे जो है, स्वीडन का राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम जो है, और नॉर्वे का राजधानी जो मेरे भाई ओस्लो है, यहीं से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यहीं से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, याद रखिए। क्या? ओस्लो। यहाँ से मेरे भाई एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उस क्षेत्र का क्या नाम है? उस क्षेत्र का नाम है शांति के क्षेत्र में। शांति के जो क्षेत्र में मेरे भाई नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वह दिया जाता है ओस्लो से, यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। और दोस्तों स्वीडन का जो राजधानी है स्टॉकहोम, यहां से दिया जाता है 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। यहां से मेरे भाई बोल सकते हैं कहां से? तो स्टॉकहोम, यह जो स्वीडन का राजधानी है, यहां से दोस्तों 5 गो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। टोटल बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार जो है 6 गो क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट जो है यह एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है डायनामाइट। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित आज के इस पीडीएफ में क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, और वहां पे हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे नोबेल पुरस्कार से। अपना भारत में कौन कौन क्षेत्र में किसको किसको पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कब कब दिया गया है, किसके किसके लिए दिया गया है, ये सारे बात हम आपको बता देंगे। आप लोग सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 2 आप सभी भाई बहन के सामने है, और यह बिहार स्पेशल से प्रश्न है। दोस्तों आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल के भी प्रश्न आएंगे। बिहार का कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, बिहार स्पेशल का प्रश्न 4-5 जरूर रहता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और आप सभी दोस्त लोग का कमेंट एक बार देख लेते हैं। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताते चलिएगा। सूर्योदय का देश दोस्तों किसको कहा जाता है? तो जापान को। याद रखिएगा, किसको? जापान को। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 यहां पर है। कहता है बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? दोस्तों बिहार में किस तरह का मृदा यानी मिट्टी पाया जाता है? कहता मृत्तिका मृदा, कहता बलुई मृदा और दोमटी मृदा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, सभी प्रकार के मृदा यानी मिट्टी बोल सकते हैं। सभी प्रकार के दोस्तों मृदा यानी मिट्टी बिहार में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के मृदा यानी बोल सकते हैं मिट्टी बिहार में पाए जाते हैं। उपर्युक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यही दोस्तों हम बात करते हैं अपना भारत का जो मिट्टी है मेरे भाई,
यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनिए, अपना भारत का जो मेरे दोस्त मिट्टी है यानी मृदा है, इसको 8 भागों में बांटा गया है। ICAR के द्वारा 8 भागों में बांटा गया है। और ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोल सकते हैं। इसको हिंदी में दोस्तों क्या बोला जाता है? भारतीय बोल सकते हैं कृषि अनुसंधान परिषद बोला जाता है। और ICAR इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है, इसका जो मेरे भाई मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है मेरे दोस्त? नई दिल्ली में है। इसको भी याद रख लीजिएगा आप। और बोल सकते हैं जो विश्व मृदा दिवस, दोस्तों विश्व मृदा यानी मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मिट्टी दिवस, यह भी प्रश्न आता है एग्जाम में। तो विश्व मिट्टी दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 दिसंबर के दिन। किस दिन? 5 दिसंबर के दिन विश्व मिट्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रख सकते हैं आप। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मिट्टी का जो अध्ययन है, मिट्टी का जो मेरे भाई अध्ययन है, यह क्या कहलाता है? तो यह पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। यानी इसको बोला जा सकता है मृदा विज्ञान। क्या बोला जा सकता है? मृदा विज्ञान आप बोल सकते हैं। और इसमें से 2 मिट्टी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। एक मेरे भाई कपासी मिट्टी, यानी बोल सकते हैं कपासी मिट्टी जो है, कपासी मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी को काली मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी, या इसी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। इसी को दोस्तों रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। और कपास की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक देखने को मिलता है, इसीलिए कपास का जो खेती है सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में होता है। एक दोस्तों मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, दूसरा याद रख लीजिएगा आप लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी जो है मेरे दोस्त यानी मृदा, यह बोल सकते हैं चाय की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन खेती के लिए? चाय की खेती के लिए। दोस्तों चाय जो है यह नकदी फसल है, याद रख लीजिएगा। नकदी फसल उसको बोला जाता है जिस फसल को अधिकतर बाजार में लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। और चाय में जो दोस्तों नशा पाया जाता है, चाय में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है थीन, याद रखिएगा। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। आप सभी दोस्त लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो, तंबाकू में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। जो भाई बहन ऑप्शन डी को लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी दोस्त लोग को बताइए अब इस चैनल पे सर लाइव आते हैं। उस पे दोस्तों अधिक दोस्त लोग सब जुड़ रहे थे क्योंकि उस पे पता चल गया था सभी दोस्त लोग को 7 बजे सर लाइव आते हैं, और इस पे पता नहीं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग बताइए और सेशन को शेयर कीजिए, उसके बाद सभी दोस्त लोग तक यह सेशन पहुंचेगा और फिर से सभी भाई बहन जुड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3-4 दिन क्लास लेंगे तो सबको पता चल जाएगा जो इस चैनल पे आप क्लास होता है। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा कहता है जो दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? दोस्तों दामोदर नदी का जो उद्गम है मेरे भाई, यह किस पठार से हुआ है? कहता रांची पठार, हजारीबाग पठार, छोटा नागपुर पठार और अमरकंटक का पठार। यहाँ पर सही उत्तर छोटा नागपुर पठार, झारखंड में दोस्तों याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार यह सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी के लिए। अमरकंटक जो है दोस्तों यह नर्मदा नदी का उद्गम है। कौन नदी का? नर्मदा नदी का बोल सकते हैं उद्गम है दोस्तों, नर्मदा नदी का। कौन नदी का? नर्मदा नदी का, आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो भाई बहन ऑप्शन सी को लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4। देखिए जितने भी क्वेश्चन मेरे दोस्त हम आपको करवा रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए तो क्या होगा, आप सभी दोस्त लोग का कमेंट भी हम यहाँ पर
देख रहे हैं। अभी बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और जो दोस्त लोग अभी ऑप्शन सी को लॉक कर रहे हैं, ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी वाले दोस्त आप गलत है। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर का, कहता है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कहता राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। जो दोस्त लोग अभी ऑप्शन सी बता रहे उसका तो गलत है, लेकिन ऑप्शन डी एक भाई बहन बताए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली दोस्तों इसका क्या है तो बोल सकते हैं अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अपना भारत का सबसे बड़ा अगर जनजाति पूछा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार तो बोल सकते हैं भील। क्या बोल सकते हैं, भील जो है सबसे बड़ा जनजाति है, भील याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या देखिए 5। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 5 आपके सामने है और यह बहुत शानदार प्रश्न है। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न लगभग में इसको बोलेंगे। प्रश्न संख्या देखिए 5, कहता है 1857 की जो शुरुआत है कहता में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए थे। कहाँ दोस्तों दिखाई दिए थे, आप मेरे भाई साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बता सकते हैं। तो कहता बंगाल, अवध, मेरठ और उत्तरी प्रांत। दोस्तों सबसे पहले पूछा गया, सबसे पहले जो यहाँ पर अशांति के पहले संकेत दिखाई दिए गए थे 1857 का शुरुआत में बंगाल में। कहाँ दोस्तों, बंगाल में, आप याद रख लीजिएगा बंगाल में। दोस्तों 1857 की क्रांति है मेरे भाई बहन, 1857 का जो क्रांति है बोल सकते हैं आप इसके बारे में, इसी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, संग्राम कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, 1857 की जो क्रांति है इसी को बोल सकते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति का जो दोस्तों तत्कालिक कारण है, याद रखिएगा तत्कालिक कारण अगर इसका पूछा जाए, बहुत सारा कारण था लेकिन उसमें तत्कालिक कारण महत्वपूर्ण है। अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए तब तो क्या बोल सकते हैं, चर्बी भरी कारतूस की घटना, चर्बी भरी कारतूस की घटना दोस्तों इसका तात्कालिक कारण हो जाता है। 1857 की जो क्रांति है यह पूर्ण रूप से शुरू हुआ था कब, यह दोस्तों पूर्ण रूप से शुरू हुआ था 10 मई को और उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कहां से, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बोल सकते हैं, मेरठ से इसका शुरुआत हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और 1857 की क्रांति जो है इसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, प्रतीक अगर आपसे चिन्ह पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, कमल व रोटी, कमल वह रोटी याद रखिएगा आप, कमल व रोटी बोल सकते हैं या चपाती बोल सकते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले दोस्त आप सही उत्तर चुने, ऑप्शन ए। 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए, यह दिए थे बंगाल में। कहाँ दोस्तों, बंगाल में, आप याद रखिएगा बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या देखिए 6 आप सभी भाई बहन के सामने है। क्वेश्चन संख्या 6 नंबर का है, कहता बिहार के फुलबड़िया बांध पर बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता
कितनी है, इसका क्षमता दोस्तों कितना है। कहता 2 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट और 30 मेगावाट दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मेगावाट। कितना है, 10 मेगावाट। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है यह बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन बी याद रखिएगा, 10 मेगावाट इसका क्या है, तो क्षमता है 10 मेगावाट आप बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 7, क्या कहता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है जो पिनहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है। दोस्तों कहता है पनिहारी लोक संगीत जो है, पनिहारी लोक संगीत यह किस राज्य के लिए स्वदेशीय है। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और ओडिशा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताए, 6 का बी बता रहे हैं। अभी दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न हम बोल रहे हैं, 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान जो है यह अपना भारत का बोल सकते हैं, अपना भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक, राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं चांदी का उत्पादन करता है। किसका, चांदी का उत्पादन करता है, याद रखिएगा राजस्थान। और दोस्तों गुजरात का लोक नृत्य पूछा जाए तो याद रखिएगा आप गरबा, गरबा और डांडिया, डांडिया ये दोनों दोस्तों महत्वपूर्ण है, जिसमें गरबा को आप याद रखिए, गरबा एग्जाम में भी आया हुआ है। यहाँ पर 7 का सही उत्तर ऑप्शन डी बता, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा दोस्तों, सी होगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा होगा, ऑप्शन सी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है MOM, यहाँ पर कहता है MOM इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है, कहता है जिसका अर्थ डैश है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है, MOM का कहता है अर्थ क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन देखिए दोस्तों सी और बी देखिए समान ऑप्शन है, सामान्य ऑप्शन है, तो ये दोनों को आप लॉक कर सकते हैं। किसको, ये दोनों को। दोस्तों इसरो जो है, इसरो इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, इसका मेरे भाई मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यालय इसका क्या है, बंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का। इसरो का स्थापना अगर पूछा जाए, जो कौन पंचवर्षीय योजना में हुआ था, कौन पंचवर्षीय योजना में हुआ था इसरो का स्थापना, तो बोल सकते चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इसरो का स्थापना अगर पूछा जाए आपसे कब हुआ था, तो बोल सकते हैं आप 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो का क्या हुआ था, गठन हुआ था, यानी स्थापना हुआ था, स्थापना हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 9 आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या देखिए 9 आप सभी दोस्त लोग के सामने है और यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। दोस्तों भारत में कैबिनेट मिशन कहता कब आया, बताइए तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन है फरवरी 1946, मार्च 1945, जनवरी 1946 और मार्च 1946 दिया गया है। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन जो है ना, भारत में कैबिनेट मिशन जो आया था मार्च 1946 में आया था। मार्च 1946 में 24 मार्च याद रखिएगा, कितना मार्च, 24 मार्च
1946 को बोल सकते हैं कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसी मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन यानी इसी मिशन के तहत भारत का संविधान का निर्माण हुआ। भारत का संविधान का निर्माण हुआ दोस्तों। भारत का संविधान का निर्माण इसी मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत। और कैबिनेट मिशन में अगर आपसे सदस्य पूछा जाए तो कितना सदस्य था? 3 सदस्य था दोस्तों। कितना? 3 सदस्य। एगो कौन था? एगो था स्टैफोर्ड क्रिप्स बोल सकते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स दोस्तों। और दूसरा कौन था? दूसरा एबी अलेक्जेंडर। और तीसरा दोस्तों पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस जो था मेरे भाई, पैथिक लॉरेंस जो था यह अध्यक्ष था, याद रखिएगा, अध्यक्ष था। और क्रिप्स जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे दोस्तों, यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, याद रखिएगा, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। कौन बोल सकते हैं? क्रिप्स जो है यह व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप सभी दोस्तों को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो जो एबी जो अलेक्जेंडर है यह कौन बोर्ड का अध्यक्ष था दोस्तों? एबी अलेक्जेंडर, बताइए तो कौन बोर्ड का अध्यक्ष था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार स्पेशल से है, बिहार स्पेशल से। कहता बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार में जो डालमिया नगर है यह कहता किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? किसके लिए मेरे भाई प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर रेशम दिया गया, सीमेंट दिया गया, चमड़ा दिया गया, जूट दिया गया। यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर जो है यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और रेशम के लिए दोस्तों प्रसिद्ध कौन है? तो रेशम के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर। कौन? भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यह भी बिहार में पड़ता है, बिहार का जिला है भागलपुर। और भागलपुर को जो है इसीलिए इसको सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? भागलपुर को। भागलपुर में मेरे भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह भी है भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। यह पाल वंश से संबंधित शासक थे, पाल वंश से संबंधित शासक। अच्छा बताइए तो पाल वंश का दोस्तों संस्थापक पूछा जाए तो गोपाल, याद रखिए। चमड़ा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों अपना भारत में तो बोल सकते हैं कानपुर। कौन? कानपुर जो है यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जूट उद्योग के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? जूट उद्योग के लिए तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों इतने शानदार तरीका से डिस्कशन करते हुए चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न संख्या 11 आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 11 कहता है भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष में शुरू हुई थी? भारत में दोस्तों पहला जो रेल लाइन है यह कौन वर्ष में शुरू हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता 1853, 1870, 1875, 1862। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1853 में शुरू हुआ था, 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक? तो बोल सकते हैं आप मुंबई से थाने तक, मुंबई से दोस्तों, मुंबई से थाने तक, याद रखिएगा, थाने तक हो जाएगा, मुंबई से थाने तक बोल सकते हैं आप, थाने तक बोल सकते हैं।
और दोस्तों टोटल कितना किलोमीटर चला था, तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। और ट्रेन का क्या नाम था, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का क्या था, नाम था, याद रखिएगा। और कौन वायसराय के समय चला था, वायसराय अगर आपसे पूछा जाए, वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी आप बोल सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों हड़प नीति, हड़प नीति जो है यह भी किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति, हड़प नीति दोस्तों किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया था, इसी के द्वारा शुरू किया गया था हड़प नीति, याद रखिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो, अगर पता है तो, जूट जो है दोस्तों, जूट, जूट, जूट जो है मेरे भाई यह कौन फसल का पौधा है, कौन फसल का दोस्तों पौधा है, बात करते हैं हम जूट का। इस प्रश्न का उत्तर देखते कौन कौन भाई बहन बताते हैं। जूट जो है दोस्तों कौन फसल का पौधा, बताइए आप सभी दोस्त लोग का हम यहाँ पर कमेंट देख रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों विश्व, यहाँ पर विश्व पुस्तक दिवस पूछा गया है, अतः 7 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 जून और 5 जून। इसमें से सही उत्तर जो भाई बहन के मन में आता होगा, जो भाई बहन के मन में आता होगा ऑप्शन बी, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। 23 अप्रैल के दिन बोल सकते हैं विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन दोस्तों WHO दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस, WHO का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 7 अप्रैल बोल सकते हैं 1948 को, 1948 को। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, यानी हेडक्वार्टर पूछा जाए, जेनेवा में, कहाँ है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और 5 जून को दोस्तों कौन दिवस मनाया जाता है, 5 जून के दिन तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मेरे दोस्त अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, 5 जून के दिन मनाया जाता है। और आप सभी दोस्त लोग से कमेंट बॉक्स में जवाब चाहते हैं इस प्रश्न का, WTO का दोस्तों गठन बताइए, गठन। मुख्यालय तो मेरे भाई इसका भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भी है, लेकिन इसका आप लोग गठन बताइए अगर आपको पता है तो। यहाँ पर 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन संख्या 13 दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन संख्या 13। और यह भी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारत को बोल सकते हैं, भारत को कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया, कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है अपना भारत में दोस्तों, कुल 9 गो डाक क्षेत्र है। इसमें से कहता है 8वां डाक क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य आता है। दोस्तों कौन राज्य आता है आपको पता है, 1945 मेरे भाई आप क्या बता रहे हैं, 1945 दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में क्या बताते हैं, 1945 दोस्तों क्या होगा। 13 का दोस्तों यहाँ पर आप सी बता रहे हैं, जो दोस्त लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं उसका उत्तर गलत है। ऑप्शन सी वाले भाई बहन आप उत्तर गलत दिए हैं। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता अपना बिहार, और बोल सकते हैं झारखंड, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा झारखंड, याद रखिएगा झारखंड हो जाएगा। दोस्तों यह डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। अच्छा दोस्तों डाक क्षेत्र 1 के अंतर्गत पूछा जाए, डाक क्षेत्र 1 के अंतर्गत पूछा जाए तो कौन कौन आता है, तो डाक क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है जैसे दिल्ली बोल सकते हैं, दिल्ली। और दोस्तों कौन आता है, हरियाणा, हरियाणा। और मेरे भाई कौन आता है, पंजाब, पंजाब।
ये सब डाक क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है। दोस्तों डाक क्षेत्र अगर 2 के अंतर्गत पूछा जाए, डाक क्षेत्र 2 के अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आता उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और मेरे भाई कौन आता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड आता है, आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। डाक क्षेत्र दोस्तों अगर 4 के तहत पूछा जाए तो महाराष्ट्र जो है डाक क्षेत्र 4 के अंतर्गत ही आता है, याद रखिएगा। डाक क्षेत्र दोस्तों 7 के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं राज्य, उसी में दोस्तों आते हैं जैसे सिक्किम सब हो गया, पश्चिम बंगाल सब हो गया, असम सब हो गया, डाक क्षेत्र 7 के अंतर्गत आते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 आप सभी दोस्त लोगों के सामने। यह भी दोस्तों अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न है, ज्वालामुखी से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी उसका उत्तर कौन दोस्त लोग बता रहे थे, WTO का दोस्तों, WTO का स्थापना हम पूछे मेरे भाई। WTO का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। कब, 1 जनवरी 1995 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भी है। इसका ही मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है WTO। इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग उत्तर बताते हैं तो हम क्वेश्चन साइड से पूछते चलेंगे, अगर उत्तर दीजिएगा तो। मेरे भाई प्रश्न संख्या 14 है और इसका उत्तर बताइए तो क्या होगा। प्रश्न संख्या 14 का कथा, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखीय द्वीप है। दोस्तों अपना भारत में कथा 2 गो ज्वालामुखी द्वीप है, उसका नाम क्या है। भारत के ज्वालामुखी का दोस्तों यहाँ पर नाम पूछा गया। तब तक आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, हम देख रहे हैं कौन कौन दोस्त लोग उत्तर देते हैं। तब तक दोस्तों हम यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप याद रखिएगा सबसे दोस्तों अधिक याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो ज्वालामुखी जो आता है दोस्तों या आती है, सबसे अधिक जो ज्वालामुखी आती है कहाँ, प्रशांत महासागर में। कहाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर में मेरे भाई, याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है मेरे भाई, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोटोपेक्सी। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है, याद रखिएगा आप, कोटोपेक्सी, याद रखिएगा। और यह कहाँ है, यह इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। कहाँ है दोस्तों, इक्वाडोर में। एटना दोस्तों क्या है, एटना यह भी ज्वालामुखी है और यह इटली का है, इटली का है। और स्ट्रोम्बोली भी दोस्तों इटली का, याद रखिएगा। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप रटिए मेरे भाई, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ऊंचा वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अपना भारत में कहता है इसमें से कौन है, तो दोस्तों भारत में कौन है, इस 4 ऑप्शन में से कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर, अभी बी। जो भाई बहन ऑप्शन बी दिए हैं उसका उत्तर गलत है। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही। दोस्तों मच्छर जो है ना, मक्खी सब इतना हैरान करता है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नारकोंडम। और दोस्तों बैरन, ये जो है ये अपना भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन क्या, डी। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन बी बताते, ऑप्शन बी वाले भाई आप उत्तर गलत चुने हैं। ऑप्शन बी वाले दोस्त आप गलत उत्तर चुने हैं यहाँ पर। और एक दोस्त लोग ऑप्शन डी भी दिए हैं, जैसे 14 नंबर का प्रश्न का डी लिखा है, उसका मेरे भाई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या 15 आप सभी दोस्त लोगों के सामने देखते हैं, इसका उत्तर कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 कहता है किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। दोस्तों सड़कों का सबसे अधिक लंबाई कहाँ है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कौन दोस्त लोग का पहले उत्तर आता है, देखते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। दोस्तों आपका कमेंट वहां पर देख रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई। कहता किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। कौन राज्य में है दोस्तों, सबसे अधिक महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए को जो भाई बहन लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों
आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए और बोलिए यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए क्लास हो रहा है बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों पहले एटीसी आर्यन क्लासेज पे क्लास लेते थे तो उस पर सभी भाई बहन को पता चल गया था तो उस पर जुड़ते थे, और ये तो नया नया आज दोस्तों दूसरा क्लास ही है, तो आप सभी दोस्त लोग बताइएगा तब पता चलेगा। बोलिए जो सर अब इस चैनल पे क्लास लेते हैं उस पर भी आएंगे दोस्तों, लेकिन हाल फिलहाल इस पे ले रहे हैं, अभी इस पे क्लास चलती रहेगी। तो इसी पे दोस्तों जुड़िए आप लोग और क्वेश्चन का जवाब देते चलिए। उस पर बहुत सारे दोस्त लोग उत्तर देते थे, जैसे क्वेश्चन पूछते थे, बहुत सारे भाई बहन उत्तर बताते थे। और आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। दोस्तों आप लोग बताइए तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक, इसका राजधानी आप सभी भाई बहन बताइए अगर पता है तो। कर्नाटक का राजधानी बताइए, देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग सबसे पहले उत्तर बताते हैं कर्नाटक के राजधानी के बारे में। मेरे सामने मेरे भाई आपका कमेंट भी चल रहा है, हम कमेंट भी देख रहे हैं। और दोस्तों इतना शानदार तरीके से डिस्कशन करते हुए चलते हैं और उस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ है फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है भारत का एक राज्य है जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है यानी काटती है, उस राज्य का नाम यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों अभी प्रश्न संख्या 16 हम पूछे हैं, 16 दोस्तों बताइए। एक भाई का उत्तर चला या सही सही बेंगलुरु। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन पूछे थे और बोल सकते पूनम बहन के द्वारा उत्तर दिया गया है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। इस तरह से दोस्तों आप लोग उत्तर बताइए और अलग से क्वेश्चन हम पूछेंगे। भारत का एक राज्य है जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है यानी नहीं काटती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है यह बोल सकते हैं आप। तब तक दोस्तों उत्तर दीजिए आप लोग इसमें से। दोस्तों भारत के बोल सकते हैं बीचों बीच। दोस्तों दो लिख दिए तो यहाँ पर बीचों बीच समझिएगा, भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है, गुजरने वाली रेखा है मेरे भाई। कौन? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, अपना भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को दोस्तों दो बार पार करने वाली नदी अगर पूछा जाए, 2 बार पार करने वाली नदी दोस्तों पूछा जाए तो उस नदी का क्या नाम है? माही नदी। कौन नदी? माही नदी, याद रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कर्क रेखा पर कौन राज्य का राजधानी स्थित है? तो दोस्तों रांची जो राजधानी है झारखंड का, वह कर्क रेखा पर स्थित है। कौन रेखा पर? कर्क रेखा पर। इतने बात याद रखिएगा। यहाँ पर सही उत्तर कौन दोस्त लोग बता रहे हैं? 16 का ऑप्शन बी बता रहे हैं। गलत है मेरे दोस्त, गुजरात से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से होकर। यहाँ पर उड़ीसा नहीं होगा। क्या हो दोस्तों? उड़ीसा नहीं होगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही उड़ीसा। गुजरात होगा, पश्चिम बंगाल होगा और राजस्थान होगा मेरे भाई, राजस्थान होगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं उस प्रश्न का उत्तर कौन भाई बहन देते हैं। फटाफट दोस्तों आप लोग छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। उड़ीसा जो है इसका स्थापना कब हुआ था? उड़ीसा का दोस्तों स्थापना यह बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना था? आपको पता है मेरे भाई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर देते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। तब तक दोस्तों उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 17 कहता है, प्रश्न संख्या 17 मेरे भाई कहता है 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? दोस्तों 28वां राज्य भारत का कौन सा बना था? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल और विदर्भ दिया गया है। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? पहले उस प्रश्न का उत्तर कौन कौन दोस्त? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तो मेरे भाई सही है, लेकिन पूरा तिथि भी बताइए, तिथि बता रहे दोस्तों, साल बताइए। एक उत्तर आ गया है सही से, पूनम बहन के द्वारा सही उत्तर दिया गया है 1 अप्रैल 1936, बिल्कुल सही उत्तर है। और एक सलेंदर कुमार भाई के द्वारा भी आया है 1 अप्रैल 1936, आपका बिल्कुल उत्तर सही। इस तरह से दोस्तों आप लोग उत्तर बताइए तो हमको यह पता चलेगा आप सभी भाई बहन सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी दोस्त लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। और इससे यह बात का भी जानकारी पता चलेगा आप सभी भाई बहन का तैयारी किस प्रकार का है। दोस्तों 28वां राज्य अपना भारत का कौन बना था?
28वां राज्य अपना भारत का झारखंड बना था। कौन बना था? झारखंड। और झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था बिहार से अलग होकर, दोस्तों बिहार से अलग होकर यह राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मेरे भाई झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, बोल सकते हैं। 29वां राज्य दोस्तों अपना भारत का कौन सा बना था? 29वां राज्य मेरे भाई तो तेलंगाना। कौन बना था? तेलंगाना, याद रखिएगा। और तेलंगाना राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। कब? तो 2 जून 2014 में। अभी दोस्तों वर्तमान में अपना भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिए। जिसमें से सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। और दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। कौन है दोस्तों? गोवा है, याद रखिए, गोवा है। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों स्थापना कब हुआ था और कौन राज्य से अलग होकर नया राज्य बना? आप सभी दोस्त लोग अगर बता दीजिएगा तो समझ जाएंगे आप सभी भाई बहन सीरियस होकर पढ़ाई करते। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण दोस्तों बताइए कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों बताइए तो मेरे भाई। तब तक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी दोस्त लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहता है जो किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? दोस्तों बोले थे यहां पर नोबेल पुरस्कार हम पूरा क्लियर कर देंगे, ध्यान पूर्वक आप सभी भाई बहन को सुनना है और इससे अगर प्रश्न आएगा तो दोस्तों आप लोग टिक कर जाइएगा। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आएगा तो, लेकिन भारतीय पूछा जा रहा है, हम सारे भारतीय के बारे में बता देंगे किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, कौन कौन क्षेत्र में और कौन कौन दोस्तों विषय से संबंधित कब कब दिया गया। अभी दोस्तों भाषा के आधार पर पहले तो आंध्र प्रदेश, लेकिन मेरे भाई यहां पर हम पूछे थे आपको कौन राज्य का स्थापना पूछे थे दोस्तों, कौन राज्य का स्थापना पूछे थे मेरे भाई? आप लोग बताइए तो, हमको भी नहीं पता है, हम भी भूल गए, लेकिन इतना बता देते हैं, उसका आंसर बता देते हैं। 2000 ईस्वी में वह नया राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होके, समझे। देखिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से याद रखिए, नोबेल पुरस्कार से। और नोबेल पुरस्कार सुनिए मेरे भाई, यहां पर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार का जो मेरे भाई शुरुआत हुआ, इसका जो बोल सकते हैं आप शुरुआत हुआ कब? तो 1901 में। 1901 में यह अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहां कहां दिया जाता है? तो 6 गो क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो 6 गो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है यह बोल सकते हैं स्वीडन और दोस्तों और नार्वे तो नार्वे की राजधानी ओस्लो, नार्वे की राजधानी ओस्लो में भी दिया जाता है। और स्वीडन की राजधानी बोल सकते हैं स्टॉकहोम में भी दिया जाता है। और दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 गो क्षेत्र में दिया जाता है, 5 गो क्षेत्र में। और ओस्लो में दोस्तों 1 क्षेत्र में दिया जाता है। नार्वे की राजधानी ओस्लो में 1 क्षेत्र में दिया जाता है। और वह कौन क्षेत्र है? वह है सिर्फ शांति का क्षेत्र। शांति का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नार्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। और इधर जो 5 गो क्षेत्र है, जैसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये सभी में दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, याद रखिएगा। अब मेरे भाई यहां पर कहता पहला भारतीय कौन है जिसको रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर ऑप्शन डी लॉक कर लीजिएगा। क्या? ऑप्शन डी। लेकिन उसका दोस्तों नाम याद रख लीजिएगा आप, उसका नाम क्या है मेरे भाई? उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपको वेंकट रमन रामाकृष्णन। इसको दोस्तों दिया गया था रसायन शास्त्र में सबसे पहले। और कब दिया गया था दोस्तों? इसको कब दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था मेरे भाई। एक बार आप लोग एक बार देख लीजिएगा मेरे दोस्त, कब दिया गया था इसको। 1909 में दिया गया था।
1900 2009 में दिया गया था। एक बार दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर 1909 होगा लगभग में इसको दिया गया था। और दोस्तों इसको जो दिया गया था राइबोसोम की संरचना के लिए, किसके लिए? राइबोसोम की संरचना के लिए। याद है 1909 ये दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 1909 याद रखिएगा। और राइबोसोम की संरचना के लिए इसको दिया गया था रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। यही दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में अगर पूछा जाए, फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में अपना भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? सीवी रमन को। सीवी रमन को दोस्तों दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के लिए दिया गया था, रमन प्रभाव से संबंधित। और कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था, 1930 में। और दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा आप, साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मेरे भाई 1913 में दिया गया था। 1913 में याद रखिएगा दिया गया था, 1913 में आप बोल सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, 1913 में बोल सकते हैं। और दोस्तों साथ ही एक बार इसको देख लीजिएगा तो कब, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे भाई, इसको एक बार देख के कब दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 में अपना भारत में सबसे पहले। और दोस्तों यहाँ पर साहित्य क्षेत्र हो गया, भौतिकी हो गया और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो गया। एक याद रखिएगा आप चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इस क्षेत्र में किसको दिया गया था? तो बोल सकते हैं हरगोविंद खुराना को। दोस्तों हरगोविंद खुराना को, हरगोविंद खुराना को इसको दिया गया था, इसको दिया गया था 1968 में, 1968 में। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डीएनए संरचना बोल सकते हैं या दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसको दिया गया था, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। एगो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है मेरे भाई? शांति का नोबेल पुरस्कार अपना भारत में मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को दिया गया, मदर टेरेसा को। कब दिया गया मेरे भाई? 1979 में दिया गया, 1979 में दिया गया। इतने बात आप याद रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों पहला जो दिया गया है, एक्सरे के खोज कौन किया था? एक्सरे का खोज कौन किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक किया था, उसको दिया गया। लेकिन भारत का पूछा जाए तो इतने वैज्ञानिक याद रखिएगा आप दोस्तों। यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है, आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, कब दिया गया? 1909 में दिया गया था, एक बार बता दीजिएगा। बढ़े दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी भाई बहन का कमेंट यहाँ पे चल रहा है। 1961 दोस्तों आप क्या बता रहे हैं? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत हुआ। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है दिया जाने वाला, कौन पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक वाला बटन को दोस्तों आप लोग दबा दीजिए, लाइक वाला बटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग देते हैं पहले। इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन भाई बहन बताते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री है, आप लोग तब तक उत्तर बताइए कौन ऑप्शन बता रहे हैं। भारत का जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, यह मेरे भाई देश का तीसरा नागरिक है, देश का तीसरा नागरिक है मेरे दोस्त, देश का तीसरा नागरिक है। और प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद दोस्तों अरे बाबा हट जा, अनुच्छेद दोस्तों 74 में, किसमें है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद दोस्तों 74, 75 और 78 ये तीनों महत्वपूर्ण आर्टिकल है प्रधानमंत्री से संबंधित, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए बता रहे उसका उत्तर बिल्कुल सही है मेरे भाई, ऑप्शन ए सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। प्रधानमंत्री को जो दोस्तों शपथ ग्रहण करवाता है कौन? तो राष्ट्रपति याद रखिएगा। और दोस्तों प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाता है राष्ट्रपति ही। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी दोस्तों लोग का कमेंट भी यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20। दोस्तों इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 20 में, इसको बताने से पहले आप लोग एक प्रश्न का उत्तर हमको बता दीजिए। एक प्रश्न का दोस्तों आप लोग उत्तर बता दीजिए और देखते हैं कौन कौन भाई बहन सबसे पहले
उत्तर बताते हैं। दोस्तों समवर्ती सूची जो है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए मेरे भाई। देखिए प्रश्न संख्या 20 कहता है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों एगो व्यक्ति कहता है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ दोस्तों हो सकता है, लेकिन जो भत्ता मिलेगा उससे वेतन मिलेगा, दोनों मिला के याद रखिए। इन्हें जो एक राज्य में अलग एक राज्य में अलग ऐसे नहीं होगा, यह हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हाँ आप बोल सकते हैं। राज्यपाल जो है मेरे भाई, राज्यपाल इसका जो पद है, राज्यपाल का पद, इसको कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का जो पद है दोस्तों अनुच्छेद 153 से संबंधित है, अनुच्छेद 153 से आप बोल सकते हैं। और कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या संबंधित है, तो जीएसटी का मॉडल लिया गया है, जीएसटी का मॉडल बोल सकते हैं, इसी से लिया गया है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी बी दोस्तों दे रहे तो ऑप्शन गलत है मेरे भाई, ऑप्शन बी ने हो सकता है एगो राज्यपाल दो राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन मेरे भाई ए यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। जो भाई बहन ऑप्शन दे रहे हैं अभी बी उसका गलत है, ऑप्शन ए मेरे भाई, ऑप्शन ए याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 आप सभी भाई बहन के सामने है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन संख्या 21 कहता है सर्वोच्च न्यायालय कहता है किसे, यहां पर दोस्तों सेंटेंस को सही कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। दोस्तों यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहता मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को। ऑप्शन बी में कहता है संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी मेरे भाई बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति यह देश का प्रथम नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद यह दोस्तों आर्टिकल 52 से संबंधित है, आर्टिकल 52। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा चला जाता है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महाभियोग दोस्तों यह अनुच्छेद 61 से संबंधित है और महाभियोग का प्रक्रिया यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है मेरे दोस्त यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। वर्तमान में अपना भारत देश का जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ऑप्शन बी जो भाई बहन उत्तर को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या दोस्तों 22 आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 22 कहता है भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कहता है जो नागरिकता से संबंधित भारत के संविधान का कौन भाग है, नागरिकता से संबंधित। दोस्तों नागरिकता से संबंधित कौन भाग है, संविधान के भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा भाग 2। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई, आप बोल सकते हैं। और भाग 2 जो है इसमें आर्टिकल दोस्तों कहां से कहां तक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। और दोस्तों भाग 1 जो है दोस्तों आप लोग उत्तर भी बता सकते हैं, अभी ऑप्शन ए दिए हैं, ऑप्शन ए वाले भाई बहन आप सही उत्तर चुने हैं, ऑप्शन ए वाले दोस्त। दोस्तों भाग 1 जो है मेरे भाई, भाग 1 जो है, भाग 1 यह बोल सकते हैं आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। यह है आपको संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 3, भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया। भाग 4 जो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से संबंधित है। और यहाँ पर पूछा जाए अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद पूछा जाए तो 31 से बोल सकते हैं, कहाँ तक मेरे भाई 51 तक बोल सकते हैं, 31 से 51 तक याद रखिएगा आप, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 36 से 51, सॉरी 36 से 51 दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 से 51 तक हो जाएगा। दोस्तों भाग 5 जो है, भाग 5 यह संघ से संबंधित है, यूनियन, और सबसे बड़ा भाग भाग 5 है, सबसे बड़ा भाग भाग 5 है। यह दोस्तों
52 से लेके 151 तक है, 52 से लेके 151 तक है। और सबसे बड़ा भाग क्या है, तो भाग 5 याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाग है। मौलिक अधिकार जो है इसको यूएसए देश के संविधान से दिया गया है। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो एक प्रश्न पूछते हैं, संविधान के भाग 4 के ए में क्या है? संविधान के भाग 4 के ए में दोस्तों क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी दोस्त लोग का कमेंट वहां पर हम देख रहे हैं। 611 बोल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो 611 यहाँ पर जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है मेरे भाई। तब तक आप लोग बताइए जो भाग 4 का जो ए है किससे संबंधित है। देखते हैं कौन कौन भाई बहन का उत्तर पहले आता है। कहता है बिहार राज्य के उत्तरी पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृतियां कहता है? बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में। दोस्तों उसका उत्तर अगर आप लोग बता दीजिएगा तो बिहार से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हम आपको बता देंगे। बिहार से एक बार देख लेते कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर। कोई दोस्त लोग अभी नहीं बताते हैं मेरे भाई। आपका कमेंट मेरे सामने यहाँ पर चल रहा है। आप लोग से जो क्वेश्चन का उत्तर पूछे हैं आप सभी भाई बहन बताइए। तो उसके बाद दोस्तों अगर उस क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिएगा तो बिहार से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हम आपको बता देंगे। और आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट करते हैं एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अभी तक में कोई भाई बहन का उत्तर नहीं आया, कोई दोस्त लोग अभी तक में उत्तर नहीं दिए हैं। दोस्तों हम बोले भाग 4 का जो ए है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इससे दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य को रूस देश का संविधान से लिया गया है, रूस देश के संविधान से। मौलिक कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद बोल सकते 51 के ए में है। किसमें? 51 के ए में। नागरिक के लिए जो मौलिक कर्तव्य है, नागरिक के लिए जो मौलिक कर्तव्य है 11 गो है दोस्तों, 11। और 11वां क्या है? शिक्षा का अधिकार। 11वां है शिक्षा का अधिकार। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 23 नंबर का जो प्रश्न है मेरे भाई इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोमेश्वर पहाड़ी। आप सभी भाई बहन याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 2-3 दिन आज तो दूसरा क्लास है, 3-4 दिन अगर क्लास ले लेंगे तो सभी भाई बहन को पता चल जाएगा फिर से सर इस चैनल पे क्लास लेते हैं। आप लोग भी बता दीजिएगा तो फिर से जैसे भाई बहन सब जुड़ते थे उस चैनल पे उस प्रकार से इस पे भी जुड़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से हम आपको रिवीजन करवाते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 24 कहता है गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहां से हुई? दोस्तों गुलाम वंश जो है ना इसी को ममलुक वंश भी कहा जाता है। दोस्तों गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश मेरे भाई इसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक इसके संस्थापक है। इसके संस्थापक लिख देते हैं, संस्थापक। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक क्या होगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश दोस्तों हो जाएगा इसके वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों इसका मृत्यु हो गया था, इसका मृत्यु हो गया था बोल सकते हैं पोलो खेलते समय। कौन चीज खेलते समय? पोलो खेलते समय। याद रखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो दोस्त लोग अभी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन सी। तुर्क से याद रखिएगा, तुर्की। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन सी। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल गलत है। देख लीजिए दोस्तों आपका कमेंट आपके सामने है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो ऑप्शन आप बता रहे हैं सी 24 का उसका उत्तर बिल्कुल सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अच्छा आप लोग बता दीजिए तो पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखते हैं कौन कौन भाई बहन बताते हैं। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों ये सब स्टैटिक जीके के प्रश्न है और आपके बिहार पुलिस एग्जाम में स्टैटिक जीके के भी प्रश्न मेरे भाई पूछे जाएंगे। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं जो कितना होता है। देखिए प्रश्न संख्या 25 है। कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? दोस्तों इनमें से कहता है
कौन महापुरुष है यानी व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, तब बने राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी दोस्तों, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाते हैं, और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। और दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो है, यहां पर सही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न के हिसाब से, नीलम संजीव रेड्डी। यह दोस्तों बोल सकते हैं निर्विरोध चुने गए, यह निर्विरोध दोस्तों याद रखिएगा आप, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। निर्विरोध चुने गए दोस्तों राष्ट्रपति थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। यहां पर जो दोस्त लोग ऑप्शन सी बताइएगा उसका तो बिल्कुल उत्तर सही है। दोस्तों यहां पर उपराष्ट्रपति का बात हो रहा है, राष्ट्रपति के बारे में बता दें। उपराष्ट्रपति सुन लीजिए आप लोग, आप मेरे भाई उपराष्ट्रपति सुनिए। उपराष्ट्रपति जो होता है मेरे भाई बहन, उपराष्ट्रपति जो होता है यह देश का दूसरा नागरिक होता है, यह देश का दूसरा नागरिक होता है, देश का दूसरा नागरिक होता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद, यह आर्टिकल 63 में, किसमें? 63 में उपराष्ट्रपति का जो पद है यह लिया गया यूएसए देश के संविधान से। वर्तमान में अपना भारत का उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो सीपी राधाकृष्णन। कौन है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन। निर्विरोध चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों बिहार में मानसून के दौरान कहता है वर्षा किसके कारण होती है? कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर बता रहे हैं? अभी दोस्तों सी बता रहे हैं, अभी सी, प्रश्न संख्या 26 का सी। देखिए दोस्तों मानसून का बात करते हैं तो अपना भारत में सबसे पहले मेरे भाई जो मानसून जो आता है कहाँ? केरल में। कहाँ? केरल में। 1 जून से प्रारंभ हो जाता है, 1 जून से दोस्तों प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, केरल में बोल सकते हैं। और वर्षा का बात हो रहा है तो अपना भारत में पूछा जाए या दुनिया में पूछा जाए, सबसे अधिक वर्षा दोस्तों कहाँ होता है? तो वह जगह है मासिनराम। कौन जगह है मेरे भाई? मासिनराम। और मासिनराम जो है यह पड़ता है मेघालय राज्य में। कहाँ? मेघालय राज्य में पड़ता है। और दोस्तों बिहार में यही मेरे भाई, ये न अपना बिहार में दोस्तों पूछा जाए सबसे अधिक वर्षा मेरे भाई तो किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। यहाँ पर जो भाई बहन सही उत्तर बता रहे हैं सी, उसका बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी वाले भाई बहन सही उत्तर चुने हैं। बढ़े दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26 का सी बिल्कुल सही है। कभी कभी दोस्तों जैसे उस चैनल पे लाइव लेते थे तो कोई दोस्त लोग बताते थे ऑप्शन ए, कोई बताते बी, कोई सी, कोई डी, और उसमें से दोस्त लोग का कहना था आप चुन लीजिए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्वेश्चन संख्या 27 कहता है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो दोस्तों बांग्लादेश जो है 1971। कब दोस्तों? 1971 आप बोल सकते हैं, 1971 याद रखिएगा। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, इसका राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, राजधानी ढाका। क्या है? ढाका। लेकिन मेरे भाई इसका मुद्रा पूछा जाए तो टाका। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। और दोस्तों बांग्लादेश का जो संसद है इसका नाम क्या है? जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद इसके संसद का नाम है। बांग्लादेश अपना भारत के साथ
सबसे अधिक सीमा साझा करता बाउंड्री कितना दोस्तों, कितना? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और आप सभी भाई बहन से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अपना भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा कौन देश करता है और कितना किलोमीटर? आप सभी भाई बहन बता दीजिए तो जोरों शोरों से। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1956 जो है दोस्तों, LIC का गठन हुआ था 1956 में, और भारत का जो बोल सकते हैं आप राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1956 में, लेकिन भाषा के आधार पर 1953 में। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या 28 कहता है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासन काल में नवरोज उत्सव समाप्त कर दिया था? दोस्तों नवरोज जो है इसको किसने शुरू किया था? बलबन। कौन दोस्तों? बलबन। दिल्ली सल्तनत से संबंधित शासक थे बलबन, याद रखिए। इसको जो शुरू किया बलबन, बलबन याद रखिएगा। और दोस्तों बलबन जो है ना, बलबन यह भारत में रक्त और लोह की नीति को भी अपनाया मेरे भाई। बलबन बोल सकते, भारत में रक्त और लोह की नीति को भी अपनाया। यही अगर आपसे पूछा जाए विश्व में दोस्तों, यानी दुनिया में रक्त और लोह की नीति को कौन अपनाया? तो बिस्मार्क। कौन दोस्तों? बिस्मार्क, याद रखिएगा, बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, आपको पता है क्या? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पता है तो। दोस्तों कौन मुगल शासक है जो नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था? सबसे खच्चर शासक कौन था मेरे भाई? औरंगजेब। इसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और यह मुगल शासक जो है इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, याद रखिएगा। किसका? औरंगजेब का। 1707 में यह टाइटा बैबय हो गया। 1707 में दोस्तों इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। लेकिन 1707 में जाने से पहले और किसका यह दोस्तों हत्या करवा दिया था? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा आप। बाबर जो है यह मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या देखिए 29। दोस्तों आज हम शुरुआत में ही बोल दिए थे, सेशन के शुरुआत में मेरे भाई बहन हम बोले थे जो कुछ मुझ आज के इस सेशन में हम बिहार स्पेशल के भी प्रश्न करवाएंगे दोस्तों। इसी तरह से हम कभी कभी हिंदी का भी क्वेश्चन घुसवा देंगे, इस बीच में लेके आएंगे हिंदी का भी। दोस्तों हिंदी का भी तो छोड़िए, अभी सिर्फ जीके जीएस में पकड़ बनाइए और बिहार स्पेशल को साथ में पकड़ रहे हैं, हिंदी का भी करवा देंगे। कहता है बिहार के मधुबनी चित्रकला डैश को भी कहा जाता है, और यह प्रश्न मेरे भाई पूछा गया है बीपीएससी के प्री एग्जाम में, बीपीएससी के प्री एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिथिला चित्रकला। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 30 आप सभी दोस्त लोगों के सामने है, और इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? अच्छा दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन देश अपना भारत का पड़ोसी देश नहीं है? समय कितना हो गया है? 8:16। दोस्तों इनमें से कौन देश अपना भारत का पड़ोसी देश नहीं है मेरे भाई? कहता चीन, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल। चाइना है, भूटान भी है, नेपाल भी है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया का राजधानी दोस्तों कहाँ है? जकार्ता बोल सकते हैं, जकार्ता। नुसंतारा दोस्तों इसका नई राजधानी बनाया गया। इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है, सबसे अधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए, सबसे अधिक द्वीपों वाला देश तो दोस्तों इंडोनेशिया हो जाएगा। सबसे अधिक मुसलमान भाई वाला देश फिर भी इंडोनेशिया हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अभी जो भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल गलत। आप लोग देख लीजिए तो ऑप्शन सी बता रहे हैं, आपका उत्तर गलत है, आपका उत्तर मेरे भाई गलत है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाले भाई बहन आप सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 31 ये रहा आप सभी दोस्त लोगों के सामने स्क्रीन बोर्ड पे। और कितना करोड़ का दोस्तों प्रश्न? कितना करोड़ का? 1 करोड़ का बोल सकते हैं। 1 करोड़ जीतिए और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए आप लोग, और आप लोग को भी थोड़ा मोड़ा दे देंगे।
कहता है भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। दोस्तों राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है मेरे भाई, इसको क्या बोला जाता है? इसको DPSP बोला जाता है। यह संविधान के भाग 4 में है, यह संविधान के भाग 4 में है, बोल सकते हैं 4 में। दोस्तों अनुच्छेद संख्या पूछा जाए यानी आर्टिकल पूछा जाए तो बोल सकते हैं 36 से 51, 36 से 51 याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग दे रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या दोस्तों आपके सामने है 32 नंबर का प्रश्न। कहता भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त, कहता है समाप्त द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों इसको किसके द्वारा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और राज्य विधानसभा। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों पता है आपको क्या? आपको दोस्तों आयरलैंड बता रहे हैं नीति निर्देशक। तो आयरलैंड बिल्कुल सही है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद। दोस्तों संसद जो है यह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 में इसका चर्चा है। संसद के मेरे भाई अगर अंग आपसे पूछा जाए तो इसके 3 गो अंग है। एगो है राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। एगो है दोस्तों लोकसभा, लोकसभा। एगो है मेरे भाई राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति याद रखिएगा। और दोस्तों राज्यसभा जो है यह अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा 81 में, राष्ट्रपति का पद 52 में। राज्यसभा उच्च सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है याद रखिएगा। यही संसद के अगर सदन पूछा जाए, संसद के सदन, तो संसद के दुइयो गो सदन है, एगो राज्यसभा दूसरा लोकसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता अनंत, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष याद रखिए। कितना? 6 वर्ष। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 33 आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। क्वेश्चन संख्या 33 कहता है फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों फरवरी 2024 में नियुक्त किया गया था लोकपाल का अध्यक्ष, लेकिन किसको नियुक्त किया था मेरे भाई? बताइए तो। ऑप्शन डी खानविलकर। दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर सही, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति AM खानविलकर बोल सकते हैं। जो दोस्त लोग अभी ऑप्शन को डी को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल। साथ ही आप अभी महाभियोगे पे है। महाभियोग का प्रक्रिया USA देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका से। देख लीजिए दोस्तों जो अपना उत्तर देते हैं, देख लीजिए आप लोग। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत बिल्कुल सही है। अभी तो साथ ही महाभियोग वाला चर्चों हुआ। यहां पर मेरे भाई क्या है? ऑप्शन डी सही उत्तर है, ऑप्शन डी। कुछ कुछ दोस्त लोग उत्तर भी बताते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 34 आप सभी भाई बहन के सामने है। कहता है निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? दोस्तों पल्लवों का जो राजधानी है यहां पर कौन हो जाएगा? दोस्तों पल्लव वंश का शासक बताइए। इसका शासक मेरे भाई आप लोग से हम चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप सभी भाई बहन। कांचीपुरम क्या हो जाएगा? कांचीपुरम बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन दोस्त लोग बताते हैं जो क्वेश्चन पूछे पल्लव वंश का शासक के बारे में। बताइए तो मेरे भाई सही उत्तर। थोड़ा इधर से रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन संख्या आप सभी दोस्त लोगों के सामने है 35। कहता पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पेरियार, यह दोस्तों कहाँ है? यह है केरल में। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है, रबड़ का, और मसालों का भी बगीचा कहा जाता है।
मसालों का भी दोस्तों इसको बगीचा कहा जाता है, केरले को याद रखिएगा, मसालों का बगीचा कहा जाता है। गुजरात जो है सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है, गुजरात याद रखिएगा, गुजरात। यहाँ पर दोस्तों पेरियार जो है यह केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेरियार केरल हो जाएगा। बढ़े दोस्तों, सतकोशिया, सिमलीपाल यह सब उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा में। काजीरंगा, मानस ये सब है असम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23 मेरे भाई क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 23 कहता है जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़े तो दोस्तों उसके लिए उम्र कितना होना चाहिए, साथ ही 35 वर्ष याद रखिएगा, कितना वर्ष, 35 वर्ष बोल सकते हैं। और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन संख्या 37 आप सभी दोस्त लोग के सामने है। क्वेश्चन संख्या 37 कहता है जो मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है, एक उदाहरण है किसका दोस्तों, कहता है मेलामाइन जो है जिससे फर्श की टाइल्स बनती है, यह किसका उदाहरण है मेरे साथी, किसका उदाहरण है दोस्तों। आप लोग उत्तर बताते नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और दोस्तों यह प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में आया हुआ है, यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस यानी सिपाही वाला परीक्षा में आया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 38 पंचायती राज व्यवस्था, बहुत शानदार प्रश्न। प्रश्न संख्या 38 का था पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों पंचायती राज का जो वर्णन है संविधान के कौन अनुच्छेद में किया गया। तब तक आप सभी दोस्त लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए, देखते हैं कौन कौन भाई बहन पहले बताते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में तब तक बात कर लेते हैं। बात हो रहा दोस्तों पंचायती राज का, किसका मेरे भाई, पंचायती राज का बात हो रहा। पंचायती राज व्यवस्था जो है यह लागू कब हुआ था, यह लागू कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले मेरे भाई कहाँ, तो बोल सकते हैं राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ, तो नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में मेरे भाई लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है यह संविधान के भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था जो है यह किस अनुसूची में है, यह किस अनुसूची में है, अनुसूची 11 में है, 11 में है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य एपी यानी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश नहीं, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। और पंचायती राज का जो गठन है यह आर्टिकल अनुच्छेद 40 में, किसमें, 40 में। कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर बताए हैं, अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए 38 का अ, इसका मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले भाई बहन आप सही उत्तर चुने हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए मेरे भाई, ऑनलाइन वाले भाई बहन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंध था। दोस्तों यह कौन चीज का विभाग था, कहता राजस्व का, कृषि का, सेना का, मनोरंजन का। दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन कौन भाई लोग बताते हैं। आप सभी दोस्त लोग का कमेंट का हम यहाँ पर इंतजार करते हैं और देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं सबसे पहले। प्रश्न संख्या दोस्तों आपके सामने 39 है मेरे भाई बहन।
क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? 39। 39 का ए 39 का ए। रूपम बहन जी आपका उत्तर गलत है। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर तो सही नहीं है, गलत है दोस्तों। यह एक प्रकार का कृषि विभाग था। क्या था? यह कृषि विभाग था। क्या था मेरे भाई? कृषि विभाग। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, कृषि विभाग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखिए आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 40, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न कहता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कहता वायसराय कौन था? दोस्तों 1885 में 28 दोस्तों तब तक बताइए उत्तर और हम यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो गठन है मेरे भाई, इसका जो गठन है, इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। गठन किया था कौन? गठन किया था कौन? तो गठन किया था A.O. ह्यूम, याद रखिएगा, गठन किया था। और A.O. ह्यूम प्रथम महासचिव भी बना, महासचिव भी बना दोस्तों प्रथम। 20 वर्ष तक रहा था। कितने वर्ष तक? तो 20 वर्ष तक, याद रखिएगा। 1885 से लेके 1905 तक बोल सकते हैं। और A.O. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। A.O. ह्यूम को याद रखिएगा आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका जो गठन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों वही प्रश्न पूछता है क्या? लॉर्ड डफरिन वाला प्रश्न पूछता है। सही उत्तर जो दोस्त लोग अभी सी को लॉक किए हैं, बिल्कुल उत्तर सही है, लॉर्ड डफरिन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर बता रहे हैं? लॉर्ड डफरिन कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं? सी होगा, सी होगा, सी होगा। बिल्कुल सी वाले भाई सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन होगा। अच्छा, लॉर्ड लिनलिथगो जो है ना दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय याद रखिएगा वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों वेलेजली जो है ना, अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहा करता था दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 41। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड चलते हैं, साथ ही समय बहुत हो गया। कहता भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन है? अनुच्छेद याद रखिएगा यहाँ पर 19 याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 याद रखिएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21 जो है अपने मन पसंद का प्रिय साथी चुनने का अधिकार, अनुच्छेद 21 सब में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, कहता बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला तो दोस्तों किशनगंज, इसका चर्चा हम कर चुके मेरे भाई, किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला है बिहार का कटिहार, सबसे पूर्वी भाग वाला कटिहार दोस्तों याद। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या देखिए 43। क्वेश्चन संख्या 43 कहता है, यहां पर दोस्तों सुनिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको डिस्कस करके हम बता देंगे। कहता बाबर के किस युद्ध से पहले या पहले, कहता बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमांग, तमांग दोस्तों एक प्रकार का कर था याद रखिएगा, कहता व्यापारिक कर था, कहता से मुक्त किया गया था। अभी तो दिखाई देगा इसमें, देखते हैं यहाँ से दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, इसमें नहीं आता है। देखिए साथी इसको भी देखने का मन है लेकिन हाइट का है छोटा, इसको भी देख लीजिए। चल बोल, बोलना है बोल, बोलो ना रे। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमांग यानी व्यापारिक कर था, तमांग दोस्तों कहता मुक्त किया गया। उस समय युद्ध जो है खानवा का युद्ध। कौन युद्ध दोस्तों? खानवा के युद्ध के पहले। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जीत हो गया था। 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध
1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें भी बाबर का जीत हो गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों यह लड़ा गया था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर का जीत हो गया था। चंदेरी का युद्ध दोस्तों, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था, इसमें भी बाबर का जीत हो गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक कर रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। सुनील कुमार जी के द्वारा ऑप्शन सी आया, बिल्कुल सही है आप सुनील भाई। दोस्तों दुख तो एक बात का है, जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं मेरे भाई, मेरा भी क्लास है आपका भी क्लास, इतना मेहनत करते फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार साथी लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 44 कहता है भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। दोस्तों किसके अंतर्गत पंचायती राज कहता है प्रणाली की व्यवस्था की गई है, किसके अंतर्गत मेरे भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। मौलिक अधिकार यूएसए देश के संविधान, मौलिक कर्तव्य रसिया यानी रूस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं, इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग में 50 के आसपास क्वेश्चन होने वाला है। कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। चिल्का झील एक प्रकार का लेगुन झील है, सही है। सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में, सांभर झील जो है राजस्थान में है, यह सबसे अधिक लवणीय झील है और यह अवशिष्ट, यह भी सही है। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है और क्रेटर झील, यह भी सही है। दोस्तों गौरीकुंड झील, गौरीकुंड झील दोस्तों यह बोल सकते हैं तीर्थ स्थल भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ, उत्तराखंड में, यह गलत है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर क्या है, गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 40 आप सभी दोस्त लोग के सामने है। क्या हो गया रे बाबा, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन संख्या 40 आपके सामने है। कहता है निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। दोस्तों इनमें से कौन एक ठंडी जलधारा है, कौन हो जाएगा दोस्तों ठंडी जलधारा, इसमें से कौन हो जाएगा। क्यूराइल की जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। फॉकलैंड दोस्तों ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा, ठंडी हो जाएगा दोस्तों फॉकलैंड का अगर बात किया जाए तो। स्ट्रीम दोस्तों पूछा जाए, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों पूछा गया है साथी, उसको याद रख लीजिएगा, गल्फ स्ट्रीम पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन संख्या 47 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 47 कहता है सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण है मेरे भाई किससे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 46 का ऑप्शन सी बता रहे भाई, 47 का बताइए तो। कहता सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किस, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, याद रखिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक कर रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दोस्तों 48, प्रश्न संख्या क्या है 48। प्रश्न संख्या 48 कहता है महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। यही दोस्तों अगर आपसे जैन धर्म से संबंधित पुस्तक पूछा जाए मेरे भाई, तब क्या बोलिएगा आप, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है यह बोल सकते जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में ही बताया गया 16 महाजनपदों के बारे में, 16 बोल सकते हैं महाजनपदों के बारे में, जिसमें से दोस्तों सबसे मजबूत महाजनपद जो था मगध बिहार में था। मगध याद रखिए सबसे मजबूत महाजनपद। बिहार में तीनों को महाजनपद हुआ, कितना, 3। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन डी डी बोल रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वाले भाई आप सही उत्तर दिए हैं, ऑप्शन डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 49 आपके सामने है मेरे भाई, क्वेश्चन संख्या
49 कहता है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। दोस्तों कौन इसमें नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन बी दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है आज के इस लाइव सेशन का, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उत्तर जब तक आप भाई बहन बताइएगा नहीं तब तक हम बोलने वाले नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन भाई बहन बताते हैं। प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। कहता रामपुरवा स्तंभ लेख कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में, बिहार में, मेरठ में और मध्य प्रदेश में। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर, और आप सभी दोस्त लोग का कमेंट यहाँ पे देख रहे हैं हम। देखते हैं कौन दोस्त लोग बताते। पहले दोस्तों आप बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। बताइए तो 49 का बी दे रहे हैं, 50 का मेरे भाई 50 का दोस्तों उत्तर बताइए क्या होगा। इलाहाबाद होगा कि बिहार होगा कि मेरठ होगा? रामपुरवा स्तंभ 50 का ए, 50 का ए। पूनम कुमारी बहन के द्वारा और शैलेंद्र भाई के द्वारा ए आया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ए गलत है, बिहार में। दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन ए वाले गलत है। ऑप्शन बी दोस्तों 50 का ऑप्शन ए गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सूरज कुमार भाई के द्वारा ऑप्शन बी दिया गया। सूरज भाई के द्वारा ऑप्शन बी, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। सूरज भाई का उत्तर बिल्कुल सही है, 50 का उत्तर बी दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस लाइव सेशन में मेरे भाई हम टोटल 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को डिस्कस करवाए, और इसमें बिहार स्पेशल का भी प्रश्न था। इसमें बिहार स्पेशल के भी दोस्तों कुछ प्रश्न थे। तो दोस्तों आज तो इस चैनल पे दूसरा क्लास है, इसी तरीका से आप सभी दोस्तों को बता दीजिएगा और धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इस चैनल पे भी दोस्तों जुड़ेंगे और इसी पे हम कल भी क्लास लेंगे। आप सभी भाई बहन तैयार रहिएगा शाम में 7 बजे, और क्लास संख्या जो होने वाला है दोस्तों 15 होगा कल। और संडे को मेरे भाई हम रिवीजन भी करवाते हैं। सुबह में संडे को बनाते हैं सुपर संडे। मेरे भाई आप अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग 7 बजे शाम जुड़िए। अगर दोस्तों मेरे साथ ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों कोचिंग आदित्य टीचिंग सेंटर, लोहिया नगर चौक, सुपौल। यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं, और समय बिहार पुलिस का है 2 बजे से लेके 4 बजे। टारगेट बैच दोस्तों खुला हुआ है, टारगेट बैच शानदार तरीके से उसमें रिवीजन करवाते हुए चलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज की सेशन को। लेकिन आप सभी भाई बहन को जाते जाते एक बार जरूर बोलेंगे, लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। और वीडियो के अंत में हम यही बोलेंगे, अंत में पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ या लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।